people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29th ऑफ जुलाई का न्यूज़पेपर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन को बोला है टू फोकस ऑन इंक्लूजन एंड नॉट एक्सक्लूजन। लेट्स फटाफट से समराइज द एंटायर आर्टिकल की किस बारे में ये बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एससीआई मैंने लिखा है, इन्होंने डायरेक्ट किया है ईसी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या चीज, टू प्रायोरिटाइज इंक्लूजन ओवर एक्सक्लूजन। अब ये किस बारे में बात हो रही है? आई थिंक आपको ईसी यानी इलेक्शन कमीशन से थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, आ ही गया होगा कि इट्स मोर और लेस रिलेटेड टू इलेक्शन। ये किस चीज की बात हो रही है? ये बात हो रही है जो वोटर वेरिफिकेशन एक्सरसाइज है। दिस इज हैपनिंग फॉर बिहार स्पेशल समरी रिविजन, स्पेशल समरी रिविजन। यहां पे सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उन्होंने क्या बात बोली? उन्होंने एम्फेसाइज किया है इस बात पे दैट ओनली आधार शुड बी accepted as a valid identity proof, should be accepted as a valid identity proof या document। क्योंकि उनका बोलना है कि भाई आधार इज इशूड बाय UIDAI यानी इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, इट इज इशूड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल authority and it is used for multiple official purposes। यहां पे दो जजेस मेनली उन्होंने अपनी बात बोली थी, दैट इज जस्टिस सूर्यकांत and Justice J.K. Maheshwari। The bench was comprised of these two judges। तो जब दो जजेस होते हैं तो उस बेंच को हम बोलते हैं डिवीजन बेंच, ठीक है। उन्होंने क्रिटिसाइज किया इलेक्शन कमीशन के जो इंसिस्टेंस था ऑन रिजिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि भाई आपको वोटर आईडी लगेगा ही लगेगा, कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स ही वो मांग रहे थे, उसको ही एज आइडेंटिटी प्रूफ मान रहे थे, बट इस चीज को क्रिटिसाइज किया है ऑन इलेक्शन कमीशंस रिजिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर वोटर आइडेंटिफिकेशन। और इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो आप ये कर रहे हो, इतना स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ मांग रहे हो, इससे इट कुड लीड टू एक्सक्लूजन। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, दे कुड एंड अप नॉट हैविंग टू वोट, इट कुड लीड टू मास एक्सक्लूजन बहुत बड़े अमाउंट में। कोर्ट का ये भी कहना था कि नन ऑफ द आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, नॉट इवन आधार, नन ऑफ द आइडेंटिटी documents, not even Aadhaar, is a conclusive proof। लेकिन still Aadhaar is the one which should be accepted throughout, ठीक है। अगर हम बात करें बैकग्राउंड की कि बैकग्राउंड में ऐसा क्या हुआ था या क्या हुआ है जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी खबर हमारे सामने आई है, तो सबसे पहले आधार की बात करते हैं। आधार एंड वोटर आईडी का लिंकेज क्या होता है? आधार जो अपना होता है
वो आपने देखा होगा 12 डिजिट्स का होता है, issued by UIDAI, that is यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओवर द इयर्स ऐसे काफी सारे प्रपोजल्स आए हैं कि लेट्स लिंक आधार टू वोटर आईडी। ऐसे काफी प्रपोजल्स आए हैं टू लिंक आधार टू वोटर आईडी, ताकि जो भी डुप्लीकेट और फ्रॉडुलेंट एंट्रीज हैं, जो बेसिकली लोग हैं नहीं, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वोटर्स नहीं है बट डबल डबल वोटर आईडी ले रखी है ताकि डबल वोट कास्ट कर सके, ये सारे इन सबको एलिमिनेट किया जा सके। ठीक है, टू एलिमिनेट frauds and duplicates। However, ये अभी तक किया क्यों नहीं गया है? क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा कंसर्न है, खास तौर पे ओवर प्रिवेसी एक्सक्लूजन। एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को ये लगता है कि दे विल बी डिसएनफ्रेंचाइज्ड। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो प्रेजेंट में मुद्दा चल रहा है, दैट इज बिहार का वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव। कोई भी इलेक्शन होता है उससे पहले वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव किया जाता है, मेक श्योर करने के लिए एक तो नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, दूसरा कोई डुप्लीकेट या फ्रॉड वोटर्स तो नहीं है। वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव जो अभी इस समय बिहार में चल रही है। तो बिहार में अभी हाल ही में एसएसआर का प्रोसेस हुआ, दैट इज स्पेशल समरी रिवीजन फॉर इलेक्टोरल रोल्स, जिसमें वोटर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, नंबर ऑफ वोटर्स काउंट किए जाते हैं और कितने लोग वोट कर रहे हैं इस बार के असेंबली इलेक्शंस में वो काउंट किया जाता है। दूसरा, एक्टिविटीज जो ये पूरा एसएसआर का चल रहा है, दिस हैज रेज्ड कंसर्न्स ओवर वेरी स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट जो इस बार इसी कर रहा है कि आपके पास अगर सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स हैं, सिर्फ तभी आपको एज अ वोटर काउंट किया जाएगा, वरना आपको नहीं काउंट किया जाएगा। इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न्स उठे थे एंड अल्टीमेटली द मैटर वाज टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार रिपीटेडली एम्फेसाइज किया है कि भाई एक यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज होना चाहिए, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। एंड सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा रिजिड प्रोसीजर्स यूज करोगे तो इसके वजह से बहुत सारे ऐसे एलिजिबल वोटर्स होते हैं जिनको कायदे से वोट देने का अधिकार होता है बट दे विल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा एक ही चीज को एडवोकेट किया है कि भाई कुछ भी हो जाए, पे मोर अटेंशन टू इंक्लूजन। इस चीज पे ज्यादा ध्यान रहना चाहिए इलेक्शन कमीशन का कि जितने ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल वोटर्स हैं वो वोट दे पाए, ना कि इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान होना चाहिए कि भाई हम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट लगा रहे हैं। द अल्टीमेट एम या गोल ऑफ एवरी इलेक्शन इज टू हैव ऑल द एलिजिबल वोटर्स टू वोट इन द इलेक्शन, ताकि जो भी रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जा रहा है वो मेजोरिटी का एक्चुअली में हो। अगर वोटर टर्नआउट ही ज्यादा नहीं होगा तो अल्टीमेटली जो भी रिप्रेजेंटेटिव चूज करके आ रहा है, जो आगे जाके 5 साल तक सरकार चलाने वाले हैं, वो मेजोरिटी को तो रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे, फिर इससे अल्टीमेटली डेमोक्रेसी का पर्पस डिफीट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई कीप द लार्जर पिक्चर इन माइंड, आप क्या किस चीज को सर्व कर रहे हो, किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसके हिसाब से देख के एंड देन टेक फर्दर एक्शंस। Okay, coming on to the next important news, teenager Divya outlasts Humpy, emerges India's first woman World Cup winner। तो यहाँ पे की पॉइंट्स क्या क्या है इनका? नाम है सबसे पहले 19-year-old इंडियन चेस प्लेयर, हर नेम इज दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख, she is a 19-year-old chess player and she has made history by becoming India's first woman World Cup winner।
आफ्टर डिफीटिंग अ वेटरन जो जॉर्जिया के हैं, कोनेरू हम्पी was defeated. ठीक है, एंड दिस पर्सन इज फ्रॉम जॉर्जिया. नेक्स्ट, अगर हम कोनेरू हम्पी की बात करें तो इट्स अ ह्यूज 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 फीट बिकॉज कोनेरू हम्पी वॉज अ 5 times वर्ल्ड चैंपियन. and also the current world champion. अच्छा, इसी के साथ साथ दिव्या ऑल्सो बिकेम इंडियाज 88th ग्रैंड मास्टर. and only the 4th Indian woman to earn this title. That's why बोला जा रहा है कि she has ended up creating history. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज में 3 हार्डकोर टेररिस्ट, अभी भी इनफैक्ट दिस ऑपरेशन इज ऑन गोइंग, दे वर किल्ड इन श्रीनगर एंड ऐसा बोला जा रहा है दे वर लिंक टू द पहलगाम अटैक जो हुआ था. सो 3 टेररिस्ट वर किल्ड इन द लिडवास एरिया ऑफ श्रीनगर अंडर ऑपरेशन महादेव. आपके लिए ऑपरेशन का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. द लाइकली रोल ऑफ दीज टेररिस्ट इन पहलगाम अटैक जिसमें 26 सिविलियंस मारे गए थे, ऐसा बोला जा रहा है. इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है बट दे वर रिस्पॉन्सिबल ऐसी ऑलरेडी इंटेलिजेंस थी. आर्मी के एक स्पोक्स पर्सन जो है ऑफ द चिनार कॉर्प्स, उनका ये कहना था कि टेररिस्ट एंगेज्ड इन द इंटेंस फायरिंग ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन जो हुआ था श्रीनगर में, विच इज सिचुएटेड इन द अपर रीचेस ऑफ दचिंगम फॉरेस्ट एरिया. यहाँ पे 3 टेररिस्ट थे जिनको न्यूट्रलाइज किया गया, पकड़ा किसी को नहीं गया है, दे वर ऑल न्यूट्रलाइज्ड. बॉडीज ऑफ द टेररिस्ट वर रिकवर्ड फ्रॉम द एनकाउंटर स्पॉट. प्रीलिमिनरी जो रिपोर्ट आई है अभी अभी वो ये सजेस्ट करी है कि एक यूएस मेड कार्बाइन, एक AK-47 राइफल और बहुत सारे ग्रेनेड्स उस जगह से भी पाए गए हैं. ऑफिशियल्स का ये कहना है कि ये हाइड आउट उनको तब मिला जब टेररिस्ट अपना खाना वगैरह प्रिपेयर कर रहे थे अपने लिए एंड दे वर डीप इनटू द वुड्स. दैट्स व्हेयर द आर्मी फाउंड दिस हाइड आउट. साथ ही साथ विधि कुमार बिरदी जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है इन कश्मीर जोन, उनका ये कहना है कि दिस ऑपरेशन इज नॉट एंडेड, इट इज एक्चुअली अ स्टिल ऑनगोइंग ऑपरेशन. ऑपरेशन का नाम क्या? ऑपरेशन महादेव. इट्स एन ऑनगोइंग ऑपरेशन एंड स्टिल कंटिन्यूइंग एंड इज अ प्रोलॉन्ग्ड वन. 3 bodies have been observed. I don't want to divulge any details at the time because बहुत ही critical है. कुछ ऐसा लोकेशन या कुछ ऐसा हो सकता है रिवील हो जाए जिसके वजह से बाकी के टेररिस्ट जहां भी छुपे बैठे हैं उनको आगाह हो जाए, वो उनको इंफॉर्मेशन पहुंच जाए. बट आइडेंटिफिकेशन उनका कहना है इट इज गोइंग टू टेक टाइम. ओके, आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू रिमेंबर द नेम ऑफ द ऑपरेशन विच वॉज ऑपरेशन महादेव. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. अच्छा, इसके बारे में हमने पहले बात की थी ऑलरेडी. सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई को ही केस ये सुना जाने वाला था, पिटिशन सुने जाने वाले थे जिसमें जो बिल्स हैं, तमिलनाडु के गवर्नर 10 बिल्स को रोक कर बैठे हुए थे. तो हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 के बारे में, जो पावर देता है गवर्नर को और प्रेसिडेंट को कि या तो वो बिल जो भी लॉ बनने वाला होता है उसको अपन बिल बोलते हैं, पूरा प्रोसीजर अपन ने ऑलरेडी डिटेल में समझ चुका है. बिल को विथहोल्ड भी कर सकते हैं, अपना कंसेंट भी रोक सकते हैं, उसको चाहे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं. दे कैन डू ऑल दीज थिंग्स. लेकिन कितना टाइम तक उस बिल को अपने पास विथहोल्ड किया जा सकता है इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई है, जिसकी वजह से इसका मिसयूज करते हुए, फायदा उठाते हुए तमिलनाडु के गवर्नर ने हाल ही में पता चला था कि 10 बिल्स को विथहोल्ड करके रखा था. इस चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस फाइल हुई थी कि भाई इस चीज के ऊपर सुनवाई की जाए और क्लैरिटी दी जाए. Is there any time limit assigned for this purpose as well? तो इसी में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, या रादर केरला और तमिलनाडु स्टेट्स का क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट को. सुप्रीम कोर्ट उसके बाद रिप्लाई देगा. द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला अर्ज्ड द सुप्रीम कोर्ट टू डिसमिस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सीकिंग क्लैरिटी ऑन वेदर जुडिशरी कैन फिक्स टाइमलाइंस फॉर द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स टू क्लियर स्टेट बिल्स. यहाँ पे स्पेसिफिकली स्टेट बिल्स की बात हो रही है.
तो दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स का ये कहना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस चीज के ऊपर टाइमलाइन फिक्स कर सकती है कि कितना टाइम तक प्रेसिडेंट और गवर्नर बिल्स को विथहोल्ड कर सकते हैं अपने पास, saying that it is just a ruse to make the top court sit in appeal of its own authoritative pronouncement in the Tamil Nadu government case, जो ऑलरेडी हो चुका था। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा दोनों ही स्टेट्स का कहना था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तो टॉप कोर्ट को अलाउ नहीं करता टू सिट इन अपील ऑफ इट्स ओन जजमेंट्स, नॉर कैन द प्रेसिडेंट वेस्ट एपलेट ज्यूरिसडिक्शन टू द कोर्ट। तो प्रेसिडेंट ने जो अपील डाली है कोर्ट के सामने या रेफरल डाला है, उनका ये कहना है कि भाई इस चीज के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट अपनी खुद की अपील्स पे नहीं बैठ सकता खुद से। दूसरी चीज, प्रेसिडेंट को ये कोई अथॉरिटी नहीं है कि भाई एपलेट ज्यूरिसडिक्शन वो कोर्ट के सामने लेकर जाए। तमिलनाडु और केरला ने इसको, इस रेफरेंस को टर्म किया है एज मिसलीडिंग एंड सप्रेस्ड फैक्ट्स, कि भाई यहाँ पे फैक्ट्स भी छुपाए गए हैं और मिसलीडिंग भी है ये। तमिलनाडु के खास तौर पे जो रिप्रेजेंटेटिव है सीनियर एडवोकेट पी विल्सन, उन्होंने बोला है कि ये जो रेफरेंस है इट वाज एन अपील इन डिसगाइज एंड शुड बी रिटर्न्ड एज अनआंसर्ड इन होल। केरला ऑन द अदर हैंड, उनका ये कहना है कि प्रेसिडेंट कुड ओनली रेफर क्वेश्चंस टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जो 143 आर्टिकल के अंडर दिया गया है। वो बेसिकली उनका कहना क्या है कि प्रेसिडेंट यहाँ पर रेफरल के पीछे छुपा के अपील करना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे, विच ही इज नॉट अलाउड टू डू। व्हाट प्रेसिडेंट इज अलाउड टू डू इज जस्ट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, स्पेसिफिकली क्वेश्चंस रिलेटेड टू लॉ जिसमें क्लैरिटी की जरूरत है, अंडर द एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं दे सकता है इस चीज के ऊपर, ठीक है, इफ दे हैड नॉट बीन डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की अगर हम बात करें तो 1993 का एक रेफरेंस था, इट वाज द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के सामने। ये केस का नाम भी यही था, जिसमें स्टेट का ये कहना था कि पावर्स ऑफ द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 200 एंड 201 हैव बीन सब्जेक्ट ऑफ 3 सेपरेट अथॉरिटेटिव जजमेंट्स इन केसेस फाइल्ड बाय स्टेट ऑफ तेलंगाना, पंजाब एंड फाइनली तमिलनाडु। अच्छा, इसमें टू कोर्ट यहाँ पे केरला ने जो सबमिट किया है, अपना पूरा सबमिशन दिया है सुप्रीम कोर्ट को, व्हाट दे हैव सेड इज कि व्हेन द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स एडजुडिकेटरी ज्यूरिसडिक्शन प्रोनाउंसेस एन अथॉरिटेटिव ओपिनियन। एडजुडिकेटरी ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के पास 3 ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, एक जो उसका ओरिजिनल या एडजुडिकेटरी ज्यूरिसडिक्शन होता है, एक जो उनका एपलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है, और तीसरा उनका एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। उनका ये कहना है कि अगर एडजुडिकेटरी ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ओपिनियन दिया है ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता दैट देयर इज एनी डाउट अबाउट द क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो उनका ये कहना है कि प्रेसिडेंट ने जो अभी रेफरेंस के लिए दिया है उसके ऊपर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुकी है, एक बार नहीं 5-5 बार, तो यहाँ कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ बचता ही नहीं है। द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स एंड अथॉरिटीज। फर्दर जो भी डिसीजन कोर्ट ने दे दिया था 1993 में, इट वाज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स एंड अथॉरिटीज। हेंस प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ को रेफर कर सकते हैं अगर कोई डाउट है, बट क्वेश्चन ऑफ लॉ के पीछे या रेफरेंस के पीछे छुपाकर वो किसी भी तरीके का पिटिशन या अपील फाइल नहीं कर सकते इन द सुप्रीम कोर्ट। ऐसा दोनों स्टेट्स का कहना है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का इस चीज पे क्या कहना होगा, धीरे धीरे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हमको पता चलेगा, एंड वील कीप अप विद द follow-ups. With that, I'll take your leave today. Thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again very, very soon. This is Vishishta signing off.